Please like, share, subscribe my channel and watch the video till end. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा और मैं आज आपको फिर से पढ़ा रहा हूं आपका कि किसी पावर प्लांट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या जनरेट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टरबाइन क्या होती है, ठीक है। अभी हम उसके बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में कि आगे के स्टेप्स क्या होते हैं, आगे और कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं। तो चलिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि टरबाइन्स क्या होती है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडेंसर। क्या पढ़ेंगे? कंडेंसर। कंडेंसर कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो स्टीम जो बचती है, स्टीम टरबाइन से जो स्टीम निकलती है उसको कंडेंस करते हैं, ठीक है। कंडेंस करके उसको ठंडा करने का प्रोसीजर होता है, तो उसको कंडेंस किया जाता है, वाटर में दोबारा कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि हम उसको कंडेंस करके दोबारा रीयूज़ कर सकें, ठीक है। और या तो फिर कहीं अगर भेजना हो रिवर में तो वापस उसको पानी को भेज सकें। तो कंडेंसर का काम होता है कि इट कंडेंस द स्टीम ऑफ एग्जॉस्ट। जो हमारा टरबाइन रहता है, टरबाइन से जो स्टीम निकलती है उसके एग्जॉस्ट से, उसको कंडेंस किया जाता है। ओके, तो यहां से हमने देखा था ये चैम्बर होता है। इस चैम्बर के अंदर में ये स्टीम आती है यहां से, फिर इधर से जाती है, इसी तरह से इधर आती है, देन इसके बाद में इधर से इधर आती है, इधर से इधर आती है। मीन्स ये एचपी में आती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, इंटरमीडिएट प्रेशर पे, देन लो प्रेशर पे, ठीक है। तो यहाँ से जो फाइनल जो स्टीम होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो एक बॉक्स होता है, मतलब ये सब पूरा एक चैम्बर के अंदर होता है। तो जो फाइनल जो स्टीम, जो आउटलेट स्टीम होती है, वो पूरी स्टीम ये पूरा एक कवर के अंदर होता है पूरा। तो उस कवर से वो पूरा इस में आ जाती है, इस डक्ट के अंदर, इस कंडेंसर के अंदर आ जाती है। तो कंडेंसर में क्या होता है, उसको कंडेंस कर दिया जाता है। तो कंडेंस करने के बाद में जस्ट इसको फिर हम ये जो बचता है वाटर, जो स्टीम बच रही है, उसको ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करने के बाद में उसके बाद में ये स्टीम चला जाता है हमारा कूलिंग टावर को। कूलिंग टावर, कूलिंग टावर, ओके। तो जस्ट यहां से जो भी स्टीम आ रही है उसको कंडेंस करने के लिए यूज किया जाता है कंडेंसर। तो इसका काम यही होता है, कंडेंस करने के लिए, ओके। देन इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है कूलिंग टावर। तो कंडेंसर से सप्लाई वाटर जो भी स्टीम है वो कहाँ आ जाएगी? कूलिंग टावर में आ जाएगी। तो हम बात करते हैं कूलिंग टावर की। तो नेक्स्ट इज कूलिंग टावर। कूलिंग टावर क्या होता है कि ये एक इस शेप में रहता है, ठीक है। और यहां पे जो कंडेंसर से जो स्टीम आ रही है इस डायरेक्शन में, उसको हम ले जाते हैं ऊपर की ओर लेके जाते हैं, ताकि जब वाटर को ऊपर ले जाया जाता है तो क्या होता है, ऊपर जाते जाते वो ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा और ठंडा हो जाता है, ऊपर ठंडा हो जाता है, फिर इसको ऊपर से इसको नीचे की ओर गिराया जाता है, वाटर को नीचे गिराया जाता है, ठीक है। जब किसी चीज को हम देखते हैं, जैसे पानी गिराते हैं ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो नीचे गिरता है और उसकी भाप थोड़ी बहुत होती है जो वो ऊपर निकल जाती है। तो पानी को इसको नीचे गिराया जाता है ताकि, और ऊपर जाते ठंडा हो जाएगा, और पानी को फिर इसमें यहाँ से ऊपर से नीचे गिराया जाता है। नीचे गिराने पे क्या होता है, ये वाटर ठंडा हो जाता है और इसमें एक फैन लगा होता है जो कि इस वाटर को कूल करता रहता है। मीन्स एक हवा का झोंका देता है उसको, ताकि वो वाटर जल्दी से ठंडा हो जाए। और जो बाकी जो बची रहती है स्टीम होती है, वो स्लोली करके निकल जाती है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा बहुत तो निकलना ही है, तो वो निकल जाती हैं। तो हमको ये धुआं दिखाई देता है, बट ये धुआं नहीं होता है, ये स्टीम होती है। और ये वाटर यहाँ से हो जाता है और यहाँ पे एक टैंक होता है, उस टैंक में ये सारा वाटर कलेक्ट हो जाता है। फिर से ये वाटर क्या होता है, यहाँ से वापस निकल करके आपके बॉयलर में चला जाता है सुपर हीटेड स्टीम बनाने के लिए, टू बॉयलर, टू बॉयलर फ्रॉम कंडेंसर।
ठीक है। तो ऊपर वाला जो है इसको मैं रेड से दिखाता हूं क्योंकि ये हॉट है, बहुत सुपर हीटेड स्टीम जो वहां से निकल के आ रही है वो पोर्शन है, यहाँ आके ठंडा हो जाता है और ये आता है। तो ये ऐसे जा रहा है और ये वाला ऐसे निकल के आ रहा है। और ये दोनों पाइप को पास पास में रखते हैं, एकदम पास पास में। इसलिए पास पास रखते हैं ताकि जो इसका जो हीट है, जो कंडेंसर से जो वाटर स्टीम आ रहा है उसका जो हीट है वो ये वाटर थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में बॉयलर में चला जाएगा और बॉयलर में उसको दोबारा हीट कर दिया जाएगा। तो ठंडा पानी किसी चीज को हीट करते हैं तो हीट करने में टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे उसको अगर पहले से थोड़ा सा हीट कर दिया, प्री हीट कर दिया जाए तो क्या हम जल्दी से इसको स्टीम बना सकते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे जो लॉस होने वाला है वो लॉस कम हो जाएगा और हमारी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पावर प्लांट की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ से बॉयलर, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से वापस उसको फिर से हम भेज देंगे। तो ये कोल्ड वाटर है, ठंडा हुआ वाटर आता है, यहाँ पे ये कोल्ड वाटर है, यहाँ पे आएगा तो ये धीमे धीमे इससे एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये भी गर्म हो जाएगा और ये चला जाएगा बॉयलर में। तो बॉयलर में जाने के बाद में बॉयलर में तुरंत हम इसको डायरेक्ट नहीं जाता, बॉयलर का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। बॉयलर में जैसे ये बॉयलर है, ये इसका चैम्बर है, अगर ये यहाँ पे हीट आ रही है तो यहाँ पे एक इकोनोमाइजर लगा होता है। तो ये वाटर पंप सबसे पहले इकोनोमाइजर में जाता है, इकोनोमाइजर से होकर के फिर ये आपके बॉयलर में फीड होता है। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पहले स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे दिखाया था कि वाटर यहाँ से इन होता है, इनलेट किया जाता है। तो वो इनलेट का पाइप जो होता है वो यहाँ से होकर आता है, तो इकोनोमाइजर। तो यहाँ पे क्या, ये मेरा चैम्बर पहले से हीटेड है। ठीक है, हीटेड है, तो जब ये वाटर आएगा तो ये थोड़ा सा इससे सुपर हीटेड स्टीम जो आ रही है उससे भी हीट हो गया, थोड़ा बहुत प्री हीट हो गया। और यहाँ पे आएगा तो जो फर्नेस है, फर्नेस का खुद का जो बाहर से गर्मी, जो बाहर की गर्मी जा रही है उस हीट को एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा और प्री हीट हो जाता है। तो प्री हीट होने के बाद में ये जाता है यहाँ पे टैंक में और यहाँ पे वो सुपर हीटेड स्टीम बन करके बाहर निकलता है और यहाँ पे आपके मैक्सिमम हीट तो हाई जा रहा है, तो वो प्री हीट करेंगे। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो हमारा हो गया कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर हो गया हमारा इस टाइप में। ओके, अब हम बात करते हैं किसी यहाँ पे कूलिंग टावर के बाद अब क्या आएगा हमारा अल्टरनेटर और जनरेटर। ठीक है, तो अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर यही हमारा जनरेटर है, जो हमारा जो स्टीम टरबाइन है उसके सॉफ्ट से कपल होता है। तो जैसे हमारा ये स्टीम टरबाइन था, स्टीम टरबाइन का सॉफ्ट है, तो इस सॉफ्ट के साथ में, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है एक स्पीड पे, तो इस सॉफ्ट को एक जनरेटर से कपल कर दिया जाता है। एक जनरेटर होता है, अल्टरनेटर होता है, उसको इसके साथ में इसके सॉफ्ट को कपल कर दिया जाता है। तो अंदर जनरेटर के अंदर में जो रोटर है, एक इस तरह से रोटर रहेगा, ठीक है, और एक स्टेटर रहेगा, ओके। तो ये जो है, ये रोटर जो है अंदर रोटेट करेगा और ये स्टेटर है, इसके अंदर में हमारी वाइंडिंग की होती है, 3 फेस वाइंडिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ मैं सिंगल फेस दिखा रहा हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पे 3 फेस वाइंडिंग की होती है और इसका आउटपुट निकाल दिया जाता है, R, Y, B और न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरह से इसका आउटपुट निकाल लिया जाता है और इसका वोल्टेज जो रेंज होता है अप्रोक्सीमेटली 11 kV से लेकर के कुछ डिपेंड करेगा कितने मेगावाट का मेरा जनरेटर है, उसके हिसाब से होगा। तो 11 से लेके 12.75 इतना इससे लगभग प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा पावर होगा तो उसका वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज कर देते हैं, कुछ 25 तक भी जा सकता है, 21 kV तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका रेंज होता है, इसी रेंज में इसको क्या जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ द जनरेटर। ओके, तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटर का ये हो गया। दिस इज द रोटर, दिस इज स्टेटर। ओके,
सो स्टेटर, तो इसमें क्या होता है, रोटर घूमता है और स्टेटर से बिजली पैदा की जाती है। जबकि जनरली जो हमारे घरों में मोटर यूज़ किया जाता है या जनरेटर जो होता है उसमें रोटर से ही बिजली पैदा की जाती है। इसमें भी अल्टरनेटर दो टाइप्स के होते हैं। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। पहले हम देखते हैं इसका स्पीड क्या होता है। जैसे हमने बताया था ना, स्टीम टरबाइन रोटेट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से लास्ट वीडियो में, तो वो किस स्पीड पर रोटेट करना है। ये जो हमारा जनरेटर है, जनरेटर का एक फॉर्मूला है, N इज इक्वल टू 120 F/P। ठीक है, यहां पे P है नंबर ऑफ पोल, P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, N इज इक्वल टू स्पीड RPM। ओके, तो ये चीज, तो जनरली जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है वो जो होता है वो 2 पोल का होता है, ऑलवेज 2 पोल। ओके, बिकॉज वो बहुत हाई स्पीड पर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको हाई स्पीड पर रोटेट कर रहे हैं तो हमको वो सब चीज मेंटेन करना है, उतना वोल्टेज मेंटेन करना है। इसलिए ये एक्चुअली जनरली कोई भी थर्मल पावर प्लांट होता है वो बहुत हाई स्पीड पर होता है, हाई स्पीड पर रोटेट करता है, इसलिए उसका हम पोल नंबर ऑफ पोल रिड्यूस कर देते हैं। उसमें सिर्फ 2 ही पोल होते हैं, एक इस साइड में रहेगा N, एक यहाँ पर रहेगा S। ठीक है, तो 2 ही पोल होते हैं उसमें। तो यहां पे आप इसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज चाहिए। घर में जो हमारे घर में सप्लाई आती है वो कितनी आती है, 50 हर्ट्ज होती है, तो यहां पे रख दीजिए 50। ठीक है, और पोल कितना हो गया 2, तो यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3000 RPM। तो हमारा ये जनरेटर किस स्पीड से रोटेट करता है, 3000 RPM पे रोटेट करता है। सेम चीज मेरा स्टीम टरबाइन कितने पे रोटेट करेगी, 3000 RPM पे। इतने रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में वो 3000 रोटेशन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका RPM। तो इसी RPM पे दोनों ही चीजें कपल किया जाएगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटर में भी 2 टाइप के अल्टरनेटर होते हैं। एक होता है रिंग टाइप और एक होता है ब्रुशलेट अल्टरनेटर। रिंग टाइप अल्टरनेटर एंड ब्रुशलेस टाइप अल्टरनेटर। तो पुराने जमानों में रिंग टाइप का यूज किया जाता था। तो उसमें क्या है, उसमें लॉसेस हैं, उसमें एक रिंग, जैसे हम नॉर्मल डीसी मोटर होता है हम लोग उसमें देखते हैं 2 ब्रश लगे होते हैं। ठीक है, तो ब्रश लगा होता है तो ब्रश के पास से स्पार्किंग होता है, लॉसेस होता है। ठीक है, और बिकॉज यहाँ पे हाई वोल्टेज है तो और डेंजरस है एक्चुअली, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ब्रशलेस टेक्नोलॉजी है। तो उसमें ब्रश नहीं लगे होते हैं, कोई भी कार्बन ब्रश नहीं होता है वोल्टेज को लेने के लिए। ठीक है, तो एक हो गया, फर्स्ट हो गया आपका अल्टरनेटर में ब्रश टाइप अल्टरनेटर, और दूसरा हो गया ब्रशलेस टाइप अल्टरनेटर। ओके, तो अभी इसका देखते हैं क्या होता है। ब्रशलेस, जैसे मैंने पहले बताया था, स्टेटर वाइंडिंग है, उसमें ले लिया है, उसने जस्ट उसमें जब करेंगे, जैसे हमारे टरबाइन आ रही है, टरबाइन से ये मेरा अल्टरनेटर है, ये कपल कर दिया इसका रोटर को कपल कर दिया है। रोटर को कपल करने के बाद में ये स्टेटर हो गया, ये स्टेटर हो गया। ठीक है, दिस इज स्टेटर। इसी में वाइंडिंग की होती है, हाई वोल्टेज की वाइंडिंग की जाती है इसके अंदर, यहां से वोल्टेज लेने के लिए। ठीक है, फिर ये जो होता है ये सिंक्रोनस होता है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है। तो ये यहाँ पे ये एक मैग्नेट होता है, दिस इज अ मैग्नेट। ठीक है, बिकॉज सेम इंडक्शन प्रिंसिपल के हिसाब से जब किसी कॉइल को किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तभी इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यहाँ पे कॉइल को स्थिर रखा गया हुआ है, कॉइल स्टेशनरी है बट मैग्नेट को रोटेट किया जा रहा है। तो जब मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो सेम चीज यहाँ पे मैग्नेट, तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है बट परमानेंट मैग्नेट को हम फिर रखेंगे तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें जो होता है, इसमें इसके सॉफ्ट के साथ में यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, ब्रश लगा दिया जाता है। इस मैग्नेट के अंदर का जो भी देखेंगे हम, ये भी 3 फेज का होता है। तो इसका क्या होता है, वाइंडिंग,
ठीक है। तो इस तरह से ये मैग्नेट बनाया जाता है। कितने पोल का मैग्नेट है उसके हिसाब से ये मैग्नेट को इस तरह से करके उसका मैग्नेट बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है अभी हम इसको करेंगे, यहाँ पे एक ब्रश रहेगा, दूसरा ब्रश रहेगा और तीसरा ब्रश रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ब्रश लगा होता है। यहाँ से हम इसको ब्रश को बोलते हैं स्लिप रिंग। तो ये होता है स्लिप रिंग। तो जो हमारा एक पहला टाइप हो गया स्लिप रिंग टाइप, ठीक है। तो यहां से हम ये सारा वोल्टेज ले लेते हैं, ओके, RYB, ठीक है। यहां से पुट करते हैं। ये हमारा S जो स्टेटर है, स्टेटर क्या करता है, जस्ट यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस करता है इसको, ठीक है। यहाँ से हम वोल्टेज फीड करते हैं, मैग्नेट में डालते हैं ताकि हम इसको एक अच्छा सा मैग्नेट बना सकें, ठीक है। ये मैग्नेट डायरेक्ट सप्लाई नहीं आती है, इसके अंदर RYB फेस की सप्लाई दी जाती है और इसके अंदर एक रेक्टिफायर लगा होता है। यहाँ पे अंदर 3 फेस रेक्टिफायर लगे रहेंगे, 3 फेस के रेक्टिफायर लगे रहेंगे। फिर यहाँ से जो प्योर डीसी बनेगी उस डीसी से ये मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सेम चीज यहाँ पे सप्लाई आएगी, 3 फेस की सप्लाई आएगी वहां से। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, ये 3 फेस की सप्लाई आई, यहाँ पे ब्रश से आई। ब्रश से आने के बाद में अंदर रेक्टिफायर लगा रहेगा, 3 फेस रेक्टिफायर लगा रहेगा। वो रेक्टिफायर क्या करेगा, उसको एसी को डीसी में बना देगा, ठीक है। ये R, ये Y, ये B, ओके। और ये हो गया हमारा DC प्लस माइनस। ये DC हमारे रोटर को यूज करेंगे मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। तो और यहाँ से हम इसका वोल्टेज प्रोड्यूस कर लेंगे जो 11 के भी हमको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे सिंगल फेस टाइप का मैंने दिखाया हुआ है। 3 फेस मैग्नेट देखेंगे तो हमको यहाँ से RYB और न्यूट्रल, ये 3 हमको यहां से हमको ये वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये हो गया स्लिप रिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज दे रहे हैं और ये स्लिप रिंग से इसमें वोल्टेज जा रहा है। अभी हो गया, बट यहाँ पे क्या हो, जब वोल्टेज जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्किंग होगा, ये सब होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉसेस होंगे, ठीक है। तो उस लॉसेस को अवॉइड करने के लिए हम चले जाएंगे ब्रशलेस पे। तो ब्रशलेस में क्या होता है डिफरेंस, ब्रशलेस में सब कुछ सेम रहता है। ये जो रोटर है, इस रोटर के ऊपर इस रोटर पे ही एक शंट जनरेटर माउंट कर देते हैं। इस रोटर पे ही एक शंट जनरेटर माउंट हो जाएगा। शंट जनरेटर को माउंट कर देंगे। शंट जनरेटर क्या करेगा, शंट जनरेटर जो हमारे जो नॉर्मल घर में जो छोटा सा जनरेटर यूज करते हैं वही जनरेटर होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो छोटा सा जनरेटर कुछ लगा देंगे। उस जनरेटर का रोटर से, एक्चुअली रोटर में क्या होता है, स्लिप रिंग लगा होता है। तो स्लिप रिंग से हमको वोल्टेज मिलता है। तो सेम चीज स्लिप रिंग से हमको वोल्टेज मिलेगा और यही वोल्टेज अंदर ही यहाँ पे उस रोटर के ऊपर से ही यहाँ से वायरिंग होती है, 3 फेस की वायरिंग की होती है, ठीक है। अंदर ही अंदर इसी शाफ्ट के अंदर से वायरिंग जाती है, शाफ्ट के अंदर से। और ये वोल्टेज यहाँ से RYB इसके अंदर जाएगा और इस रेक्टिफायर पे जाएगा, उसको बनाएगा। तो इस शंट जनरेटर को ही हम कंट्रोल करके, बिकॉज स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन हम अगर शंट जनरेटर का अगर हम फील्ड को कंट्रोल किया जाए और उसके फील्ड को कंट्रोल करेंगे तो हम उसका वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे तो उसका हम वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसका पूरा टोटल वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया एक सेपरेटली एक्साइटेड टाइप का जनरेटर हो गया और अल्टरनेटर हो गया। तो ये क्या होता है, जनरेटर इस सॉफ्ट को ही इसी के ऊपर कपल कर दिया जाता है, इसी के ऊपर में ही रख दिया जाता है, इसी सॉफ्ट के साथ में माउंट कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे ये जब ये स्टीम टरबाइन से ये रोटेट होता है तो इसी रोटेशन के साथ में ये हमारा जो शंट जनरेटर है वो भी रोटेट होता है, ठीक है। इसमें कोई अलग से कोई प्राइम मूवर नहीं लगाया जाता है। इसके लिए भी प्राइम मूवर यही हमारा टरबाइन है, इसके लिए भी प्राइम मूवर हमारा यही टरबाइन है, ठीक है, क्योंकि सेम साफ से कपल किया हुआ है। तो क्या होता है, जब ये रोटेट करेगा तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, दिस विल प्रोड्यूस द वोल्टेज। तो ये वोल्टेज आएगा मैग्नेट को इस रोटर पे जाएगा, ठीक है, जो हमारा सिलेंड्रिकल रोटर है, इस रोटर पे जाएगा और इसको क्या करेगा, एक
मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा एक। तो ये मैग्नेट है, जब ये मैग्नेट रोटेट करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो क्या होगा, इस स्टेटर वाइंडिंग में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, 3 फेज का वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वोल्टेज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा किसी थर्मल पावर प्लांट में। तो जनरली थर्मल पावर प्लांट में यही टेक्नोलॉजी आजकल यूज की जाती है। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटर की बात, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा स्विच यार्ड। तो हम बात करते हैं स्विच यार्ड। बिकॉज अल्टरनेटर से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया, अब उसको हमको ट्रांसमिट करना है, ठीक है, कहीं और किसी दूसरी सिटी में भेजना है हमको। तो हम क्या करेंगे, स्विच यार्ड से हम डायरेक्टली जनरेटर से उठा करके, मीन्स हमारा जो वोल्टेज आया 11 kV उसको उठा करके हमने कहीं पे भी भेज दिया। नहीं, ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज ये वोल्टेज क्या है, 11 kV है। 11 kV मीन्स 11,000 वोल्ट है। हम जनरली इसको अपने घर में कितना यूज करते हैं, कुछ 220 वोल्ट के आसपास में यूज करते हैं। तो हम डायरेक्ट ये लगाएंगे तो इक्विपमेंट हमारे क्या होंगे, जल जाएंगे। तो हम ये नहीं यूज करते हैं, इसको हम स्विच यार्ड से भेज करके ट्रांसमिट करके फिर यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए। तो हमारा हो गया नेक्स्ट टॉपिक स्विच यार्ड। स्विच यार्ड, ठीक है। तो स्विच यार्ड में क्या होता है, स्विच यार्ड में जनरेटर साइड से वोल्टेज आएगा। ये जनरेटर है, यहां से हमारा वोल्टेज आएगा। वोल्टेज आने के बाद में ये हमारा पे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बिकॉज हमें किसी दूसरी सिटी में भेजना है तो हम 11 kV भेजेंगे, तो क्या होगा, उसमें करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा रहेगा। बिकॉज पावर फिक्स है मेरा, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ 210 मेगावाट का है, या कुछ 200 मेगा, या मान लीजिए कुछ 200 मेगावाट का आपका वो है, जनरेटर है आपका, पावर हो गया, तो वोल्टेज आपका फिक्स है, ये करंट हो गया। तो P = V × I होता है, इंटू cos phi होता है। तो cos phi अभी छोड़ दीजिए। तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज अगर कम करेंगे, 11 kV है और ये 2000 मेगावाट है, तो 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 मेगावाट है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट बहुत हाई करंट आएगा, हाई करंट, करेक्ट, बहुत ज्यादा करंट होगा। तो जब करंट ज्यादा होगा तो आप किसी वायर में, अगर आप इसको छोटे से वायर में ट्रांसमिट कर रहे हैं, वायर का कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, तो वायर में लॉस कितना हो जाएगा, वायर के अंदर लॉस हो जाएगा I²R। करंट बहुत हाई है तो R की वैल्यू स्मॉल भी रहेगी तो भी क्या वैल्यू आएगी, ये बहुत हाई आएगा। तो लॉसेस कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम वोल्टेज को स्टेप कर देंगे। तो जब वोल्टेज बढ़ा देंगे, आप यहाँ पे देखिए वोल्टेज को बढ़ा देता हूं मैं, मान लीजिए 11 kV से इसको 400 kV कर देता हूं, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको 400 कर देता हूं, इंटू I कर देता हूं। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना वैल्यू कम हो जाएगा। तो I जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो यहाँ पे लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करेक्ट। I²R से देखेंगे तो I की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा, लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेरा। तो लॉस कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम ट्रांसमिशन लाइन जब ट्रांसमिट करते हैं तो हम उसको वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करना होगा। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर आता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द स्विच यार्ड और कितनी दूर पर ट्रांसमिट करना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 400 kV तक इंक्रीज कर देता है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट, ओके। इनपुट आ रहा है कुछ 11 kV और आउटपुट को वो 400 kV में कन्वर्ट कर दे रहा है। और कन्वर्ट करने के बाद में ये इसको एक बस से जहां चाहिए वहां, जिस सिटी में चाहिए उस सिटी में वो ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है, ओके। सिटी 1 हो गया, सिटी 2 हो गया, सिटी 3 हो गया, सिटी 4 हो गया, सिटी 5 हो गया, सिटी 6 हो गया। तो ये ग्रिड बनाया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। ये ग्रिड हो गया, हमने ये ग्रिड बनाया है और यहां से हमको ट्रांसमिट कर दिया। तो अभी इतना ही नहीं होता, इसमें और स्विच यार्ड में और सारे कई इक्विपमेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर हो गया, TRF, ओके। फिर इसके अंदर आता है लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर ये क्या लगा रहेगा, स्टार्टिंग में जनरेटर से आने के बाद में यहाँ पे एक LA लगा होगा, लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, देन CTPT होगा, CTPT मीन्स हमको कितना करंट यहाँ पे आ रहा है, कितना उसका वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, वो हमको मॉनिटर करना होगा। तो CTPT लगा होगा। सेम चीज क्या होगा, यहाँ पे हमको जो ट्रांसमिट कर रहे हैं ग्रिड का भी वोल्टेज हमको मेजर करना हो, तो ग्रिड के लिए भी यहाँ पे ग्रिड का जो ग्रिड है, ग्रिड का भी मॉनिटर करने के लिए तो
PT लगा रहेगा, ठीक है। देन LA भी लगा होगा, लाइटनिंग अरेस्टर भी लगा रहेगा, ठीक है। फ्यूज सेट लगा रहेगा, फ्यूज सेट लगा रहेगा। देन उसके बाद में सर्किट ब्रेकर्स लगे होंगे, सर्किट ब्रेकर में कई टाइप के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा हमको सर्किट ब्रेकर यूज करना है। तो ACB होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सल्फर टेट्रा सल्फर इसको बोलते हैं SF6, ठीक है। तो ये एक सर्किट ब्रेकर होता है। इसमें जो सर्किट ब्रेकर होता है इसमें SF6 नाम की एक गैस होती है, उसको फिल किया जाता है और ये ब्लास्ट जब किसी फायर होता है, जब सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है तो ये गैस फटाक से निकलती है और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट पे जाकर के मिल जाती है, ताकि हमारा जो अंदर जो आर्किंग हो रहा है उसको कम किया जा सके। आर्क क्वेंचनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है SF6, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट उस सर्किट इस स्विच यार्ड के अंदर में होते हैं। अब इसके साथ में हमको क्या होना चाहिए, एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, ताकि हमको बैठ के मॉनिटर करना है। तो यहाँ पे एक कंट्रोल रूम रहेगा, कंट्रोल रूम, बिकॉज हम बार बार सबस्टेशन के अंदर लाइन पे जाना और वहां पे मॉनिटर करना, दैट इज नॉट इजी, बिकॉज रिस्की है बहुत, बिकॉज वोल्टेज बढ़ जाता है। तो क्या होता है, कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम के अंदर कंप्यूटर्स लगे होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सब कुछ PLC स्काडा लगा होता है, PLC स्काडा, ठीक है। PLC स्काडा के थ्रू स्काडा कुछ बना रहता है, ऐसे बना रहेगा और जहां जहां पॉइंट है वहां का वो वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ मेजर करके वहां पे बताएगा कि भाई इनपुट का फ्रीक्वेंसी क्या है, आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, ग्रिड का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, फेज क्या है उसका। तो ये सारा चीज कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज काम होता है कंट्रोल रूम के अंदर में। तो ये यहाँ पे PLC स्काडा कंप्यूटर स्क्रीन लगा होता है, वहां से इसको मॉनिटर किया जाता है। अभी यहीं से इसको ट्रांसमिट किया जाता है। मान लीजिए कहीं ट्रांसमिट कर दिया, किसी सिटी में कुछ फेल हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हमको यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा, या कितना ओवरलोड हो रहा है, कितना पावर जा रहा है, तो हमको कौन सा फीडर ट्रिप करना है या कुछ करना है। तो हम किसी सप्लाई का, मान लीजिए इसका ग्रिड का वोल्टेज चेंज हो रहा है ओवरलोड होने की वजह से, तो क्या करेगा फिर हम उस सर्किट, यहाँ भी सर्किट ब्रेकर्स लगे रहेंगे, बहुत सारे सर्किट ब्रेकर जो भी लगे रहेंगे, वो सब भी क्या है उनको हम ट्रिप कर सकते हैं, ताकि हमको लोड को स्टेबल करना है उस केस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्विच यार्ड। तो ये हो गया हमारा टोटल पावर प्लांट का डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से आप लोग का ये एक पावर प्लांट का ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस तरह से मुझे आशा है आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप कमेंट में लिख दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक बार फिर से उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ अच्छी तरीके से। आपको मैं वो पर्सनली बता सकता हूँ कि क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको उसको सोल्यूशन दे सकता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं प्लांट का, कि प्लांट कैसा हमको लुक में दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूं, मैं डायग्राम बना लेता हूं, देन मैं आई विल स्टार्ट द वीडियो, बिकॉज अदरवाइज वीडियो विल बिकम लेंथी। ओके, तो दोस्तों ये मैंने बनाया हुआ है थर्मल पावर प्लांट का एक ओवरव्यू, ठीक है। जैसे इसको हम समझते हैं कैसे हैं, जैसे मैंने सारा पढ़ा है वैसे ही है टोटल, बस आप समझिए। सबसे पहले क्या होगा, एक CHP प्लांट होगा जिसमें रेलवे ट्रैक से हमारा क्या होगा, कोयला आएगा, ठीक है। तो हम कोयला को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद वो बेल्ट से सब जगह जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, टूट करके उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाएगा, ताकि स्टॉक बना लिया जाएगा, ताकि हम उसको अगर कोयला की कमी पड़े तो उसको हम कई दिन तक प्लांट को रन कर सकें, अदरवाइज प्लांट बीच में ही ठप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वो सब बना करके स्टॉक बना के रख लिया जाता है। फिर वो कोयले का जो वो कोयला ही हमारा फ्यूल है, वो फ्यूल कहाँ आता है, फ्यूल आता है हमारा बॉयलर के अंदर में रखा जाता आता है। तो वो भी एक प्रोसीजर है, वो उसमें भी क्रशिंग मिल लगा होता है, वो सब उसमें भी क्या होता है, वहाँ पे मिक्सचर होता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करके उसको बॉयलर में भेजा जाता है। बॉयलर में क्या होता है, हीट की उसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है चैम्बर के अंदर में। बर्न करने के बाद में ये उसकी हीट को यूज करके उस पानी को गर्म करके जो पानी आ रहा है हमारा DM वाटर से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। जो DM वाटर प्लांट से कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली किसी रिवर से उसको टैप करके एक कैनाल बनाया जाता है, छोटा कैनाल से हमारा पानी आता है DM प्लांट में। उसको उसमें कैटायन एनायन को एक्सचेंज करके, एक्सचेंज प्रोसीजर से करके उसको DM वाटर बनाया जाता है, प्योर वाटर H2O बनाया जाता है, प्योर H2O बनाया जाता है। प्योर H2O क्या होता है, फिर उसको हम वो आता है यहाँ से और बॉयलर में फीड होता है।
तो बॉयलर में फीड होने से पहले वो क्या होता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे इकोनोमाइजर लगा होता है। इकोनोमाइजर से क्या होता है कि वो वाटर जो होता है ये भट्टी की जो चैम्बर है उसी की हीट से ऑब्जॉर्व करके थोड़ा सा वो पानी को प्री हीट हो जाता है। प्री हीट होने के बाद वो आ जाता है आपके इस चैम्बर के अंदर में, कंटेनर में, और यहाँ पे वेसल के अंदर में वो हीट होता है और सुपर हीटर स्टीम बनता है। सुपर हीटर स्टीम बनने के बाद में क्या होता है कि वो सुपर स्टीम आता है टरबाइन, टरबाइन को चलाता है। तो पहला हो गया HP, देन सेकंड हो गया आपका इंटरमीडिएट LP और थर्ड हो गया आपका LP, लो प्रेशर टरबाइन। तो ये स्टीम आता है और स्टीम टरबाइन को रोटेट करता है और इससे रोटेट करने से क्या होता है, जनरेटर रोटेट करता है और उसका ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद में ये स्विच यार्ड को इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। यहाँ से स्विच यार्ड में आता है, वहाँ पे सब उसको मॉनिटरिंग किया जाता है, पैरामीटर मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर करने के बाद में उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है अलग अलग सिटीज़ के अंदर में। तो अभी देखिए यहाँ पे जो स्टीम बन के आया वो स्टीम जो बचा है, स्टीम यहाँ से यूज़ होने के बाद में वो कंडेंसर में आता है, कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद में ये कंडेंसर से निकल करके ये देखिए यहाँ से कंडेंसर जो रेड वाला आ रहा है वो बिकॉज हॉट एयर है, हॉट स्टीम है, तो वो आता है कंडेंस यहाँ से होकर के वो कूलिंग टावर में चला जाता है। कूलिंग टावर में क्या होता है वो उसको ठंडा कर दिया जाता है और ठंडा करने के बाद में एक स्टॉक में एक चैम्बर में कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद में ये सेम यहाँ से इसको रीयूज़ कर लिया जाता है। और ये यूज़ करने के लिए ये दोनों पाइप और ये दोनों पाइप जो कंडेंसर से आ रही है दोनों को पास रखा जाता है ताकि जो ये ठंडा वाला वाटर है वो प्री हीट हो जाए इस सुपर हीटर स्टीम में। तो क्या होगा, हमको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होगी। जो हमारा हीट होगा ये एक्स्ट्रा हीट जो बचा हुआ है जो नॉन यूज़ की हीट है वो इस हीट से इसको हम प्री हीट कर लेते हैं। तो यहाँ वाटर थोड़ा सा हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद में देखिए फिर से ये इकोनोमाइज़र के पास में आएगा, बॉयलर में जाने के लिए इकोनोमाइज़र में आकर के वो फिर से अगेन थोड़ा प्री हीट हो जाएगा, मोर हीट हो जाएगा। और हीट होने के बाद में यहाँ पर आएगा तुरंत सुपर हीट स्टीम बन जाएगा। बनने के बाद में ये पूरा साइकिल एक चलता रहेगा। और जो भी यहाँ से जो भी राख निकल रही है, बिकॉज यहाँ पे जो भी हम बॉयलर में बर्न कर रहे हैं कोयला को, तो उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो उनको पहले ही यहाँ से निकाल लिया जाता है। तो वो ऐश हैंडलिंग प्लांट का पूरा काम होता है। तो वो ऐश हैंडलिंग प्लांट यही करता है, ऐश हैंडलिंग प्लांट। ओके, तो ये जो बड़े बड़े राख होते हैं वो यहाँ से यहीं से बाहर निकल जाते हैं। और जो छोटे छोटे फ्लू गैसें होती हैं, FLUE फ्लू गैसेस होती हैं, वो फ्लू गैसेस जो ऊपर जो हॉट एयर होती हैं वो जाकर के इसको गर्म करती हैं और यहाँ से बाहर निकल करके चिमनी में जाती हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, उस प्रेसिपिटेटर से वो छन करके जो, और उसमें जो ID फैन लगा होता है, ID फैन, उस फैन के थ्रू वो चिमनी से वो पूरे आसमान में बाहर निकल जाती है। और ये चिमनी की हाइट बहुत मेंटेन की जाती है, जो स्टैंडर्ड साइज है 275 मीटर के आसपास है। तो ये इस तरह से ये चिमनी पूरा काम करता है और उसको उस धुएं को, राख को बाहर निकाल देता है, उस धुएं को बाहर निकाल देता है, जिसको जो कि वो फिल्टर्ड होता है ताकि ओके। तो इस तरह से इस तरह से हमारा पूरा प्लांट काम करता है। तो मुझे आशा है आप लोग को ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो इस तरह से आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।